हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका पीएसपी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, सत्ता के नए केंद्र। उसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाएंगे और अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है चीन, जिसको आप कहेंगे इंग्लिश में चाइना। बच्चों, हम चीन के बारे में डिस्कस करेंगे। चीन कब आजाद हुआ, चीन किस तरीके से चीन ने जो है अपने आर्थिक विकास के मॉडल को अपनाया, और किस तरीके से चीन को अपने यहाँ आर्थिक सुधार करने की आवश्यकता पड़ी, और चीन ने अपने यहाँ कौन कौन से सुधार किए, और जब सुधार किए तो उनके क्या परिणाम निकले, और भारत और चीन के संबंधों के बारे में भी बच्चों हम चर्चा करेंगे। तो आइए अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं चीन के साथ। तो बच्चों, चीन को जो स्वतंत्रता मिली यानी चीन को आजादी मिली, वो मिली 1949 में। कब मिली बच्चों चीन को आजादी? 1949 में। और चीन की राजधानी की अगर हम बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है बच्चों? बीजिंग। और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति यानी प्रेजेंट में चीन के जो प्रेसिडेंट की बात करें तो वर्तमान में चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। ये वर्तमान में चीन के प्रेसिडेंट यानी चीन के राष्ट्रपति हैं। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। चीन पूरी दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से हम जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश है। यानी अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहीं है तो वो चीन में है। और दूसरे नंबर पर कहां है भारत बच्चों? दूसरे नंबर में भारत में है। और चीन की अगर दलीय प्रणाली की बात करें तो चीन में एक दलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यानी चीन में एक दलीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। और चीन के एक दल का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सीपीसी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीपीसी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में बड़ा होने के कारण चीन की जो सीमा है वो दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ लगती है, और उसी में से एक देश है भारत। चीन हमारा क्या है बच्चों? पड़ोसी देश है। चीन हमारा पड़ोसी यानी नेबर कंट्री है चीन हमारी। इसकी सीमा बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है तो इसकी सीमा दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ टच होती है। अब अगर हम ये बात करें कि चीन ने शुरुआती समय में कौन से मॉडल को अपनाया, चीन ने आर्थिक विकास के कौन से मॉडल को अपनाया या अर्थव्यवस्था के कौन से मॉडल को अपनाया, तो हम देखेंगे कि चीन ने कौन कौन सा मॉडल अपनाया। और चीन ने जो शुरुआती मॉडल अपनाया उस मॉडल को अपनाने के कारण ही, उस फॉर्मूले को अपनाने के कारण ही चीन को अपने यहाँ सुधारों की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी बच्चों? सुधारों की, कुछ बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी। तो देखते हैं चीन ने कौन सी नीति अपनाई। चीन ने प्रारंभ में पृथकवास, अलगाववाद और एकांतवास की नीति अपनाई। पृथकवास का मतलब होता है बच्चों, पृथक का मतलब होता है अलग थलग रहना। यानी चीन ने दुनिया के सभी देशों से अपने संबंध तोड़ दिए। अलगाववाद यानी चीन ने अलग रहकर दुनिया के देशों से अपना विकास करा। और अगली है एकांतवास, यानी चीन ने ये कहा कि हम अपना जो भी विकास करेंगे वो एकांत रूप से अपने संसाधनों पर निर्भर रहकर ही करेंगे, हमें दुनिया के किसी देश से कोई संबंध नहीं रखने। ठीक है ना बच्चों? इसके अलावा चीन ने पूंजीवादी देशों के साथ अपने सभी संबंध समाप्त कर दिए। जितने भी पूंजीवादी देश थे उन सभी देशों के साथ चीन ने अपने संबंध क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। क्योंकि बच्चों चीन ने समाजवादी विचारधारा यानी साम्यवादी विचारधारा को अपनाया था, इसीलिए इसने पूंजीवादी देशों के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। इसके अलावा चीन ने अपने आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए केवल अपने संसाधनों पर ही निर्भर था। चीन अपने आर्थिक और औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अपने उद्योगों के विकास के लिए और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के लिए केवल और केवल अपने ही संसाधनों पर निर्भर था। चीन ने दुनिया के किसी देश से किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं ली। इसके अलावा बच्चों जब चीन ने ये मॉडल अपनाए तो चीन को फायदा भी हुआ। चीन के अंदर जो विकास दर थी यानी डेवलपमेंट रेट थी वो भी 5 से 6% थी। कितने परसेंट थी? 5 से 6% पर ईयर, यानी वार्षिक दर से 5 से 6% की वार्षिक दर से चीन विकास भी कर रहा था। लेकिन बच्चों समय के साथ चीन की जनसंख्या बढ़ती चली गई और बढ़ती जनसंख्या ने चीन के विकास पर पानी फेर दिया। बढ़ती जनसंख्या ने चीन के विकास पर क्या फेर दिया? पानी फेर दिया।
इन सभी कारणों को देखते हुए चीन की सरकार ने महसूस किया कि चीन के अंदर कुछ आर्थिक सुधार करने की आवश्यकता है। यदि वक्त रहते चीन के अंदर सुधार ना किए गए तो चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा जाएगी। इन सभी बातों को देखकर चीन की सरकार ने फैसला लिया कि चीन में कुछ सुधार किए जाएंगे। चीन में क्या किए जाएंगे? कुछ सुधार किए जाएंगे, कुछ बदलाव किए जाएंगे चीनी अर्थव्यवस्था में। तो वो कौन कौन से सुधार थे और कौन कौन से बदलाव थे, आइए देखते हैं। सबसे पहला 1972 में यानी 1972 में चीन ने एकांतवास की नीति को त्याग दिया। किसे त्याग दिया? एकांतवास, यानी चीन ने जो एक अलग थलग रहने की नीति अपना रखी थी, चीन ने उस नीति को त्याग दिया और चीन ने पूंजीवादी देशों के साथ अपने संबंध बनाने शुरू कर दिए। खासकर चीन ने अमेरिका के साथ अपने संबंध स्थापित किए। इसके अलावा 1973 में चीन ने कृषि, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बच्चों 4 क्षेत्रों में, कृषि यानी एग्रीकल्चर, सेना यानी आर्मी, विज्ञान यानी साइंस और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, इन 4 क्षेत्रों में चीन ने नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए और अपने जो पुराने और परंपरागत तरीके थे, यानी जिनका इस्तेमाल चीन बहुत लंबे समय से करता आ रहा था, उन तरीकों को त्याग दिया। इसके अलावा 1978 में चीन ने देंग शियाओपिंग, जो उस समय वहां के नेता थे, उनके नेतृत्व में खुले द्वार की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? खुले द्वार। मैंने आप लोगों को बताया चीन ने पहले पृथकवास की नीति अपना रखी थी, यानी चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के सभी देशों के लिए बंद कर रखे थे। ना तो चीन दुनिया के देश में कोई चीज भेजता था, ना दुनिया के किसी देश से कोई चीज अपने देश में मंगाता था। लेकिन 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति को अपना लिया और दुनिया के देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा 1982 में चीन ने कृषि का निजीकरण कर दिया। किसका निजीकरण कर दिया बच्चों? कृषि का, यानी एग्रीकल्चर को चीन ने प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। इसके अलावा 1998 में चीन ने उद्योगों का यानी इंडस्ट्रीज का निजीकरण कर दिया और इसी के साथ चीन में सेज की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई बच्चों? सेज, जिसके फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और हिंदी में आप कहेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना की गई। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों व्यापार की दृष्टि, ये जो है उद्योगों की दृष्टि से बनाए जाते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण होता है। चीन ने 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। इसके अलावा 2001 में, कब? 2001 में यानी 2001 में चीन ने WTO की सदस्यता ग्रहण कर ली। WTO माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, जो पूरी दुनिया के लिए व्यापार से संबंधित नियम, कायदे और कानून बनाता है, उसकी चीन ने सदस्यता ग्रहण कर ली। उसका चीन सदस्य बना और WTO का सदस्य बनने के कारण चीन का जो है, चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से जाकर जुड़ गई। इसके अलावा 2007 में चीन की संसद ने एक कानून बनाया और उस कानून में यह कहा गया कि अब से जो चीन की सरकार है वो न केवल सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेगी बल्कि चीन के अंदर निजी संपत्ति की भी सुरक्षा करेगी। तो ये बच्चों चीन ने अपने यहाँ स्टेप बाय स्टेप क्या करे, कुछ सुधार करे, जिनका चीन के अंदर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। बच्चों पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पेज से ये देखेंगे कि चीन ने जो ये सारे सुधार करे, इनका चीन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा। सकारात्मक प्रभावों के बारे में भी चर्चा करेंगे और नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि चीन ने अपने यहाँ जो सुधार किए उनके चीन में क्या क्या परिणाम निकले। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं चीन में बच्चों सुधारों के जो परिणाम निकले उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम भी थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ नकारात्मक परिणाम भी थे। क्योंकि बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां किसी चीज से कुछ लाभ होते हैं वहीं किसी चीज से कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सकारात्मक परिणाम क्या थे कि लोगों की आय में वृद्धि हुई। जब चीन ने अपने यहाँ सुधार किए, चीन में औद्योगिक विकास हुआ, तो चीन के अंदर जो लोग रहते थे उनकी जो आय यानी इनकम थी उसमें भी समय के साथ क्या हुई? वृद्धि हुई। इसके अलावा सेज का निर्माण करने के कारण चीन के विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। जब चीन ने अपने यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया तो इससे चीन में विदेशी निवेश आकर्षित हुआ, चीन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर्षित हुआ और इसके कारण चीन के विदेशी निवेश जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। और जब बच्चों विदेशी निवेश बढ़ा तो चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होने लगी, यानी चीन को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगी। बच्चों दुनिया का हर देश ये चाहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा हो।
इसके अलावा औद्योगिक विकास के कारण वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। जब चीन के अंदर औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास की दर तेज हुई, तो औद्योगिक विकास की दर तेज होने के कारण वस्तुओं का अधिक निर्माण होने लगा, जिसके कारण वस्तुओं की जो गुणवत्ता थी यानी जो क्वालिटी थी वो पहले के मुकाबले और ज्यादा इंप्रूव होने लगी और ज्यादा सुधरने लगी। ये थे चीन के अंदर सुधारों के सकारात्मक परिणाम। अब देखते हैं नकारात्मक परिणाम, यानी क्या क्या गलत प्रभाव चीन के ऊपर पड़े। पहला कि चीन में विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को नहीं हुआ। चीन में विकास तो हुआ, चीन में सुधार तो हुए और उससे लाभ भी हुआ, लेकिन समाज के सभी लोगों को उससे लाभ नहीं हुआ, बल्कि समाज के कुछ गिने चुने लोगों को चीन में सुधारों के लाभ का फायदा मिला। इसके अलावा चीन में आय की असमानता में वृद्धि हुई। चीन की में आय की असमानता में क्या हुई? वृद्धि हुई, यानी जो पहले से ही अमीर थे उनकी आय तो और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन जो गरीब थे उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, जिसके कारण इनकम के बीच का जो डिफरेंस था या आय के बीच का जो डिफरेंस था वो और अधिक बढ़ गया। इसके अलावा चीन में ग्रामीण और शहरी विकास में अंतर बढ़ता चला गया, यानी जब चीन के अंदर औद्योगिक विकास हुआ, चीन ने सेज बनाए, तो वो ग्रामीण शहरों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में नहीं बल्कि शहरी इलाकों में बनाए गए, जिस कारण शहरी इलाकों का तो बहुत ज्यादा विकास हुआ, लेकिन ग्रामीण इलाकों को उतना विकास नहीं हो पाया, जिस कारण चीन में शहरी और ग्रामीण विकास में बहुत ज्यादा अंतर पैदा हो गया। इसके अलावा प्रशासनिक और सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। चीन के अंदर प्रशासन में और समाज में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, करप्शन दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता चला गया। इसके अलावा जब बहुत बड़े पैमाने पर चीन में इंडस्ट्रीज लगाई गई और औद्योगिक विकास हुआ, तो चीन के पर्यावरण में निरंतर गिरावट आती चली गई, जिस कारण चीन के अंदर प्रदूषण में या पोल्यूशन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। चीन का पर्यावरण बहुत ज्यादा खराब हुआ, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाले धुएं, कूड़े करकट के कारण चीन के पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची, यानी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो ये थे बच्चों चीन में सुधारों के नकारात्मक परिणाम और ये थे सकारात्मक परिणाम। अब आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत और चीन के संबंध। भारत और चीन के संबंध, यानी भारत और चाइना के कैसे रिलेशंस थे, फिर कैसे बदले और आज वर्तमान में भारत और चाइना के कैसे रिलेशंस हैं। तो बच्चों अगर प्राचीन संबंधों की बात करें, यानी पुराने जमाने के संबंधों की बात करें, तो प्राचीन काल से ही भारत और चीन के संबंध मित्रतापूर्ण है। कैसे बच्चे? मित्रतापूर्ण, यानी दोस्ती वाले संबंध हैं भारत और चीन के बीच। शुरू से ही दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया है। दोनों के मध्य राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं, यानी दोनों के बीच राजनीतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और समय समय पर दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया है, इसलिए प्राचीन काल से ही दोनों के मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे भारत और चीन के संबंधों में खटास पैदा होना शुरू हो गई और भारत और चीन के बीच कुछ विवाद के मुद्दे खड़े हुए। वो कौन कौन से विवाद के मुद्दे थे? उनमें सबसे पहला मुद्दा था बच्चों तिब्बत का मुद्दा। किसका मुद्दा था? तिब्बत का मुद्दा। बच्चों तिब्बत एक क्षेत्र है जो कि एक स्वतंत्र क्षेत्र है, लेकिन चीन उस पर अपने दावेदारी करता था और जिसके कारण भारत और चीन के बीच इसको लेकर विवाद पैदा हुआ। इसके बारे में डिटेल में हम जो है अपनी सेकंड बुक में पढ़ेंगे, जहां हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इसके अलावा अक्साई चीन के क्षेत्र को लेकर भी, यानी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी भारत और चीन के बीच विवाद है, उस पर भी चीन अपनी दावेदारी पेश करता है। इसके अलावा 1965 में यानी 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तो चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिससे भारतीयों की भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। इसके अलावा चीन के द्वारा भारत के परमाणु कार्यक्रमों का क्या किया जाता है? विरोध। यानी चीन एक तरफ तो खुद परमाणु संपन्न देश है, खुद चीन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार बनाता भी है, लेकिन जब भारत के परमाणु कार्यक्रमों की बात आती है तो चीन भारत के परमाणु कार्यक्रमों का विरोध करता है। इन सभी कारणों के कारण भारत और चीन के बीच विवाद पैदा हुआ और इन्हीं के चलते आपको पता है 1962 में, कब बच्चों? 1962 में 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ और इस युद्ध के बाद से दोनों के जो संबंध थे वो उनमें खटास पैदा हुई और जो मित्रतापूर्ण संबंध थे ये शत्रुतापूर्ण संबंध में बदल गए। लेकिन थोड़े समय बाद संबंधों का एक नया दौर शुरू हुआ, संबंधों की एक नई राह शुरू हुई
जिसकी शुरुआत हुई बच्चों 1988 में। कब हुई? 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, किसने बच्चों? भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा की यात्रा की? चीन की यात्रा की। 1962 के युद्ध के बाद राजीव गांधी ही वो पहले प्रधानमंत्री थे भारतीय जिन्होंने चीन की यात्रा की, जिससे भारत और चीन के संबंधों में थोड़ा सुधार पैदा हुआ। इसके अलावा 1999 यानी 1999 में से लेकर भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 30% की दर से बढ़ रहा है। द्विपक्षीय व्यापार का मतलब होता है बच्चों जो दोनों पक्षों से होता है, चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी। इसके अलावा जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन माने विश्व व्यापार संगठन जैसे जो और भी आर्थिक संगठन हैं, उनके मामले में भारत और चीन ने दोनों ने कैसी नीतियां अपनाई हैं? समान नीतियां अपनाई हैं। यानी धीरे धीरे भारत और चीन के बीच संबंधों का एक नया दौर शुरू हुआ। तो ये हुई बच्चों भारत और चीन के संबंधों की बात। अभी नेक्स्ट में इससे हम ये देखेंगे कि भारत और चीन के बीच संबंधों को और अधिक सुधारने और मधुर बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि भारत और चीन के बीच संबंधों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, यानी भारत और चीन के बीच जो मतभेद हैं उनका निपटारा किस प्रकार किया जा सकता है, उसके लिए कुछ सुझाव देने। तो सबसे पहला है कि समय समय पर दोनों देशों के जो प्रमुख नेता हैं वो एक दूसरे देश की क्या करें? यात्रा करें। यानी दोनों देशों के जो कुछ प्रमुख नेता हैं, जो कुछ मुख्य लीडर्स हैं, वो दोनों ही भारत के चीन जाएं और चीन के भारत आए, ताकि दोनों के बीच विचार विमर्श हो, दोनों के बीच जो है विचारों का आदान प्रदान हो, जिसके कारण दोनों के जो संबंध हैं वो दोबारा से मित्रतापूर्ण स्थापित किए जा सके। इसके अलावा दोनों देशों के आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान करना चाहिए। जो दोनों देश हैं, दोनों कौन से देशों की बात बच्चों यहाँ की जा रही है? यानी जो भारत और चीन है उन दोनों को ही अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान एक दूसरे देश से करने चाहिए, ताकि दोनों के बीच पुनः मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए जा सकें। फॉर एन एग्जाम्पल, भारत के लोगों को चीनी भाषा सीखनी चाहिए, वहीं चीन के लोगों को भारत की भाषा सीखनी चाहिए। इसके अलावा दोनों देशों के आंतरिक व्यापार में बढ़ावा देना चाहिए। यानी दोनों देशों को अपने जो आंतरिक व्यापार है उसमें क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, ताकि सहयोग के द्वारा दोबारा से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो सके। इसके अलावा दोनों देश अपनी नीतियों में बदलाव ला सकते हैं। देखो, दोनों को ही अपनी नीतियों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करना होगा, ताकि पुनः एक बार फिर दोनों के संबंधों को सुधारा जा सके। अगर दोनों ने अपनी नीतियों में थोड़े थोड़े बदलाव किए तो दोबारा से परस्पर सहयोग जो दोनों के बीच था वो दोबारा से स्थापित हो पाएगा। इसके अलावा दोनों देश आतंकवादी जो गतिविधियां पूरे देश में चल रही हैं उसके विरुद्ध यानी उसके खिलाफ संयुक्त रूप से विरोधी कार्यक्रम चला सकते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे कार्यक्रम चला सकते हैं, जैसे आतंकवाद के विरुद्ध कार्यक्रम चला सकते हैं कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं। इससे दोनों एक दूसरे के निकट आएंगे और दोनों के संबंधों में सुधार पैदा होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, 2006 में, कब की बात हो रही है बच्चों? 2006 में भारत और चीन के बीच आप जानते हो व्यापार के लिए एक दर्रा है जिसको हम कहते हैं नाथुला दर्रा। इसको पुनः खोल दिया गया है। ये बच्चों 44 सालों के बाद खोला गया है। कितने सालों के बाद? 44 सालों के बाद। 44 सालों बाद ये खोला गया है। युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया था, पुनः 44 साल बाद 2006 में इसको खोला गया है, जो कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार की ओर एक कदम है। तो बच्चों यहाँ हमारा चीन का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।